वो कत्ल करके पूछते हैं, ये काम किसने किया? आखिर ये काम किसका था? आप कहेंगे सर किस कत्ल की बात कर रहे हो? और अगर कत्ल था तो फिर कातिल कौन था? कत्ल तो लगता है आपका हुआ है, आप विद्यार्थियों का। तो कातिल क्या कोचिंग संस्थान थे या फिर आयोग था? मैं इस चर्चा पर कतई नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं खुद कोचिंग से संबंधित हूँ। आप कहेंगे सर कि अपनी माँ को डाकण कौन बताता है? तो भैया ये भी तो एक कथन है कि मुँह मियाँ मिट्ठू कौन बनता है? चलिए ख़ैर, इसका निर्णय तो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप कहाँ जाएँगे। लेकिन मेरा दायित्व ये है कि इस बार राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जो कुछ भी किया, क्या किया? आपसे बढ़िया कौन जानता है? आप कहेंगे सर 40% लाना बहुत दूभर हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। क्वालीफाइंग जो स्कोर है वहाँ तक भी बच्चे नहीं पहुँच पा रहे। ये बहुत बड़ा दर्द है। एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो हैं उन्होंने मैसेज किया, कॉल किया। न केवल मुझे बल्कि आप जो मुझे देख रहे हैं उनको भी किया होगा, उनके अपने गुरुजी होंगे उनको भी किया होगा। सभी के पास एक ही समस्या सर्कुलेट कर रही है, चर्चा का विषय और बाज़ार गर्म है कि आखिर अब क्या विषय का महत्व कम करने जा रहा है आयोग? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा इस निर्णय पर आप पहुँचने वाले हैं तो हाल ही में संपन्न पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देख लीजिए, पता लग जाएगा। ऐसा ही कुछ ज्योग्राफी में आपको देखने को मिला होगा, तमाम विषय में। तो फिर ऐसा क्या एक विकल्प हो सकता है कि फर्स्ट पेपर जहाँ हमारी मजबूरी है 40% लाना, उसको भी साधें और विषय को भी साधें। मोटे-मोटा जब हम लब्बो-लुहाब की बात करते हैं, तो एक तरफ तो 150 सवाल हैं और एक तरफ 75 क्वेश्चन। अरे सर, ये तो बड़ी सिंपल बात है। 33% वेटेज नंबरों का है फर्स्ट पेपर का और सीधा-सीधा 66% है विषय का। तो विषय को सर 2 तिहाई जो है वेटेज दिया जाए और वे उस पर मेहनत भी की जाए। लेकिन इस बार के पेपर ने आपको पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या किया जाए? व्हाट शुड बी और नॉट टू डू? देखिए समझिए, मैं अकेला इसका जवाब नहीं दूँगा। आज मेरे साथ कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, अपने-अपने क्षेत्रों के महारथी यहाँ पे मौजूद हैं। अ, मुझे लगा क्यों ना विषय के चर्चा को उस विषय के विशेषज्ञ के साथ ही किया जाए। तो स्वागत करता हूँ मैं उन सभी का और हम लोग मिल के एक निर्णय पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए कुछ अच्छा हम बता पाएँ, क्योंकि अंततोगत्वा तो बात वही है कि आप हमसे कितना ले पाते हो। तो स्वागत करता हूँ सबसे पहले मेरे बड़े भाई साहब सितांशु सर का। सर पधारिए। सितांशु सर को आप सभी लोग जानते होंगे, ज्योग्राफी का पर्याय हैं। सर के साथ-साथ आज हमारे बीच साइंस की बहुत प्रबुद्ध फैकल्टी मौजूद हैं, धर्म सिंह सर, इनका भी स्वागत है। और धर्म सिंह सर के साथ-साथ जेपी नैन सर हमारे साथ हैं। आप हैं, आपका संबंध है साइकोलॉजी से और प्रबंधन से। साइकोलॉजी प्रबंधन के साथ मेथड पर भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज। और सर देखिए, आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ दी कि सारे बच्चे तकलीफ़ में आए पड़े हैं। हम विषय के अध्यापक हैं, छात्र हैं। हम विषय के स्कॉलर होने के नाते हमारा पूर्वाग्रह ये रहता है कि विषय पर जोर दिया जाए, हमेशा यही करते हैं। लेकिन इस बार हमारा दायित्व बन गया है कि एक मंथन किया जाए कि फर्स्ट पेपर कैसा रहा। तो अब मैं आपको एक-एक को आमंत्रित करूँगा। सबसे पहले धर्म सिंह सर, बोर्ड पर ये सवाल हैं और आप ही के क्षेत्र से हैं, मतलब साइंस के हैं। जी सर, तो आप साइंस में आपने भी पेपर देखा होगा, बिल्कुल। ए का भी देखा और बी ग्रुप में जो हुआ वो सारे भी। देखे अभी तक फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जितने हुए हैं सभी देखे हैं। कुछ बच्चों की जनरली ये शिकायत होती है कि सर पेपर ऐसा आ गया, वैसा आ गया, उस पर बाद में चलेंगे। आप साइंस में साइंस सेगमेंट से आने वाले सवालों को किस रूप में देखते हैं? देखिए बच्चों, मैं आपको बिल्कुल एक एकदम सटीक बात मैं आपको बता देता हूँ। आरपीएससी ने जो पेपर बनाया है वो पूरी तरीके से आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसी सिलेबस में से बनाया है। रही दूसरी बात, अगर अपन करते हैं तो आपका पेपर के अंतर्गत जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन सारे आपके सिलेबस से हैं। केवल उन क्वेश्चनों की भाषा जो है उसको उन्होंने मॉडरेट करने का प्रयास किया गया है ताकि आपके पास जो विषय वस्तु है उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकें और उस विषय वस्तु के जो सवाल हैं लैंग्वेज को पढ़ के आप उनका आंसर। केवल इतना सा काम जो है वो आरपीएससी। क्वेश्चंस को मैं टफ नहीं कहूँगा, क्वेश्चंस बहुत इजी भी नहीं थे, ये भी मैं आपको नहीं कहूँगा। लेकिन क्वेश्चंस जो थे उनके अंतर्गत क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज सेट की गई, जो भाषा बदली गई है, क्वेश्चनों का जो पैटर्न चेंज किया गया है, उसको जो मॉडरेट किया है, यही एक सबसे बड़ी सवाल रही है बात। जैसे कि आप अलग-अलग क्वेश्चनों के देखोगे आपके सामने, जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रख भी रखा है,
बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत आपसे एक्सोथर्मल एंडोथर्मल पूछा, यानी कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं बिल्कुल वहीं से सवाल। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, जो क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है इसमें आप जो चीज़ पढ़ के चलते हैं, सवाल वहां से नहीं है, सवाल को लैंग्वेज बदल के आपसे इसका आंसर पूछा। सवाल कठिन बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, सवाल की भाषा बहुत अच्छी है, सवाल पूछने का तरीका बहुत अच्छा है, और एक फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल लेक्चर जो व्यक्ति बनने जा रहा है उसके लिए इस तरीके की लैंग्वेज को समझना जरूरी भी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रखा गया है, उत्तम प्रश्न बनाए गए हैं, प्रश्नों के अंतर्गत कहीं कोई संदेह नहीं है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो एक स्कूल व्याख्याता के अनुसार बिल्कुल सही रखा गया है। बोर्ड ठीक पे है सर कुछ उदाहरण है, जी सर। इसमें बताइए कि इसमें क्या पेचीदगी है। जैसे मान लीजिए इस सवाल की मैं बात करूं तो इस सवाल में पूछा गया है आपसे कि हार्मोन्स जो हैं उसमें काम क्या करते हैं। तो हार्मोन्स के कार्यों के बारे में पूछा है, जिसमें से कुछ चीज़ें तो आपको दी हैं जो हमारी फिजियोलॉजिकल से संबंधित है, यानी कि हमारे शरीर की आकारिकी, शारीरिकी, हमारे शरीर में जो मैकेनिज्म होता है उनसे संबंधित। बाकी इसमें मैकेनिज्म से सवाल पूछा गया है, लेकिन उसी मैकेनिज्म को हार्मोन के अंतर्गत ऐड किया गया। तो हार्मोन्स के जो कार्य हैं वो ना देखे, उस हार्मोन से रिलेटेड जो फिजियोलॉजी थी वो आपसे पूछ ली। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अगले सवाल में हम बात करें तो यहाँ पे आप बल वाली जो चीजें पढ़ के चलते हो, फोर्स आप जो पढ़ के चलते हो, बहुत ही एक सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंतर्गत है, वो किसी वजन को गिराता है, T1 टाइम में जाता है, दूसरी चीज को गिराता है वो T2 टाइम में जाती है। अब एक देखो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट जिसने पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति जो लिफ्ट में है वो वजन को गिरा रहा है, वो वजन अगर T1 में जा रहा है तो दूसरा वजन भी T2 टाइम में ही जाएगा, यानी कि दोनों व्यक्तियों में, दोनों वस्तुओं में लगने वाला जो समय होगा वो इक्वल होगा। तो इसमें कहीं कौन कॉन्सेप्ट नहीं था, बस आपने सवाल को समझ क्या लिया कि एक को वो गिरा रहा है वो T1 टाइम में जा रहा है। अब आप कह रहे हो लिफ्ट गतिशील अवस्था में है तो वो T2 टाइम में जा रहा है, आपने उसको अदरवाइज लेकर उससे T2 टाइम जो है उसको आपने अलग मान लिया है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक और सवाल की मैं बात करूँ, यहाँ पे सवाल दिया गया है, जैसे अभी यहाँ डिस्कशन से पहले मैं और जेपी सर भी बात कर रहे थे, एक सवाल सर ऐसा पूछा गया जो है ही नहीं। तो इस सवाल को अब आप देखिए, आपको लग रहा है सवाल गतिज ऊर्जा का है, जबकि सवाल वास्तव में किसका है, वर्क पावर एनर्जी, जो आपके सिलेबस में दिया हो। लेकिन अब सवाल में चेंज क्या किया कि आप कार्य को क्या पढ़ के चलते हो कि कार्य जो होता है वो W बराबर F इंटू डी, यहाँ पर F इंटू डी होता है या F इज इक्वल टू एम ए होता है। हाँ, ए ना दे के आपको ए का डिफरेंस दे, आपको ए का डिफरेंस जिस व्यक्ति को अब निकालना आ रहा था कि भाई वेलोसिटी के अंतर्गत चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एसिलरेशन। अब एसिलेशन जिस व्यक्ति को निकालना आ रहा है उसने इस सवाल को कर दिया है, जो एसिलेशन को नहीं समझ पाया था मोशन वाले चैप्टर में उसका सवाल गलत हो मतलब जाएगा। सीधा सीधा कंसेप्चुअल है एकदम से। कंसेप्चुअल है, आपको पूरी चीजें डिटेल से पढ़ के चलनी थी, मतलब ऐसा कहीं आपको नहीं करना था कि फैक्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ तक कि मैं तो विद्यार्थियों को कई बार क्लास में भी बोलता था, हर तीसरे दिन टोकता था कि अब पेपर चेंज हो रहे हैं, उनका पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न कैसे हो रहा है, सवाल अब फैक्ट पे नहीं आता है, सवाल अब कॉन्सेप्चुअल आता है, मॉडरेट होके आता है, अप्लाइड क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा मजेदार सवाल है। देखो कितना सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, और ये सवाल जो व्यक्ति जानता है ना साइंस को वो गलत करके आया होगा, और जो आर्ट्स का विद्यार्थी होगा वो इसको सही करके आया होगा। हाँ, सिर्फ पढ़ने से ही समझ आ रहा है। हाँ, अब यहीं पे सवाल को थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया बस। जिस व्यक्ति ने साइंस का था उसने जिसको पढ़ लिया कि चेन जिस बल से खींच रही है वो तो इसको गलत कर देगा, जिसने ये पढ़ लिया कि छत किस बल से खींच रही है वो इस सवाल को सही कर। और नॉर्मल सा सवाल है कि भाई छत से चेन लटकी हुई है उसके साथ भार लटका हुआ है, तो दोनों ही बल काम दोनों जुड़ करेंगे। जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, दोनों ही बल काम करेंगे। ऊपर वाला यानी W1 जिसे कहा है W1 और प्लस हो गया। W2 जी है वो दोनों प्लस हो जाएंगे, इस तरीके का सवाल बताइए था। अब बहुत ही सिंपल सा, मतलब कॉन्सेप्चुअल सवाल है कहने का था। दोस्तों, इन सवालों के साथ कुछ उदाहरण मैं बहुत संक्षेप में लेता हूं और फिर मैं अपने साथी जो विद्वान हैं उनसे बात करते हुए फिर हम समग्र परिचर्चा पर आएंगे कि भाई आखिर विकल्प क्या हो, अब आपकी किस तैयारी की जो दशा है उसको सुधारने के लिए दिशा क्या हो, उस पर आएंगे। तो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आपसे चर्चा कर देता हूं। जैसे ये जो प्रश्न बोर्ड पर आप देख रहे हैं ये राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित है, ऐसे कुछ कल्चर के भी सवाल हैं। ये सवाल हो सकता है आपको इसने परेशान किया हो, लेकिन इसमें परेशानी जैसा कुछ भी नहीं है, सवाल की रेंज थोड़ी बढ़ाई है। जाहिर सी बात है, प्रश्न को पढ़ के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एग्जामिनर या पेपर सेटर की रेंज या आपसे वो चाहता क्या है। बस इसमें बारीकी से आप देखेंगे तो उन्होंने क्या जोड़ा है कि शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था। अब चूंकि आप ठहरे नोट्स के धुरंधर, आप ठहरे बुकलेट वाले लोग, आप ठहरे
मिस्टर एक्स वाई जेड की सोच वाले। तो भाई आपकी रेंज भी तो एक्स वाई जेड तक ही सीमित रहेगी। वो चाहता है, आयोग चाहता है कि अपनी रेंज बढ़ाओ। हम आपको एक शुद्ध प्रतियोगी बनाना चाहते हैं और आप हैं कि छोटा लोटा बन के रह रहे हो। तो दोष तो आपका है, प्रश्न का कोई दोष नहीं है। अगला सवाल भी देखो, अलवर के बाला किला। अच्छा, एक तो आयोग वालों यार, आपको मुझसे शिकायतें रहती है और मुझे आपसे शिकायतें रहती हैं। ये इस टाइप के सवाल आप जब डालते हो ना, तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। आप बड़े खुश हो रहे हैं कि सर हमारी बात आयोग तक पहुंचा रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, एक बार कर चुका है ना। खैर, ये पार्ट ऑफ जोक था। अब देखिए बात, जब भी क्षेत्रीय कोई बहुत ही छोटे एरिया का या बहुत ही छोटे टॉपिक का कोई सवाल बनाया जाता है, तो इनसे कोई पेपर संतुलित होता है। आप कहेंगे कि हिस्ट्री में बाला किला का बड़ा छोटा महत्व है, तभी तो मेरिट संतुलित होगी। कुछ ऐसे टॉपिक हमेशा से डालते रहे। मुझे 2007 में पहली बार एक बड़ी भर्ती आई थी, थर्ड ग्रेड रीट की, याद आ रहा है आज भी, 40,000 के लगभग उसमें वैकेंसी आई थी। वहाँ उन्होंने पूछा था नेजा क्या है, नेता क्या है, इस टाइप की सवाल मोजड़ी जैसे पूछ ली थी, क्षेत्रीय सवालों का। और इतने माइनर जो कहते हैं ना, सिली, जिन्हें आप सिली क्वेश्चंस कहते हैं, इस टाइप के सवाल केवल संतुलन के लिए आते हैं। जैसे एक और सवाल है तेजा जी के मंदिर के निर्माण के समय। अब ये केवल उन्होंने जागती जोत वाले जो बात डाली है ना, भाई तेजा जी को आप सभी पढ़ते हैं, सबके देवता हैं, सबके प्यारे हैं, लाडले हैं, लेकिन आप पढ़ना सीमित कर चुके हो केवल नोट्स तक। ये चाहते हैं कि अपनी रेंज बढ़ाओ। सवाल को देखकर समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से, अब यहां देखिए, ई प्रत्यय से निर्मित हैं? घमंडी, ऊनी, हिंदुस्तानी। अब यहां पे जो ई प्रत्यय है, यहां आनी, ई, दो चीजें संस्कृत, आप लोगों में से कई व्यक्ति ऐसे हैं जो संस्कृत से संबंधित हैं, संस्कृत भाषा के विद्यार्थी रहे हैं, और कई हिंदी से। ये अपवादों में से उठाया गया सवाल है। एग्जाम बनाने, पेपर बनाने वाले ने रेंज इतनी अच्छी रखी है पेपर की, इससे कठिन नहीं कहेंगे। आपकी रेंज जरूर सीमित रही होगी। एक दो और उदाहरण के साथ फिर मैं अपनी मूल बात पर चलता हूं। एक शब्द है पोस्ट की। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बोलो गुरुजी, उस एक पोस्ट की तलाश में ही तो हम आपकी बात सुन रहे हैं। इतनी देर से आप जो हमें पकाए जा रहे हो, आखिर ये पोस्ट का ही तो सवाल है। तो फिर क्या पोस्ट का मतलब पद होता है? नहीं यार, मेरे चाचा के बेटे तो जम्मू कश्मीर में पोस्ट पर तैनात हैं, जो बॉर्डर पर पोस्ट है उस पर तैनात हैं। तो बोले उसका मतलब क्या चौकी होता है? अरे सर, आपने तो कंफ्यूज कर दिया बुरी तरह से। तो हल आप दीजिए, यही तो सवाल का स्तर है। कहने को तो 500-600 शब्दों में प्रशासनिक शब्दावली सीमित हो जाती है, लेकिन पेपर बनाने वाले को भी ये बात पता है, उसके सामने भी तो वो पुस्तक रखी हुई है। उसने प्रश्न इतने शानदार बनाए, मैं पॉलिटी सेगमेंट पर जब आपको लेके चलूंगा तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि सच में अब हमें किसी तथाकथित मैराथन के पीछे नहीं भागना है, किसी तथाकथित ब्रह्मास्त्र का कोई किसी भी तरह की शक्ति काम नहीं करेगी। अब यदि आप गहराई में डूबोगे तो ही मोती मिलेंगे। अब कोई 3 महीने का पैकेज काम करने वाला नहीं है, और ना ही कोई छमाही कोई यहाँ पे काम होगा। अब वास्तव में आप 2 साल मास्टर डिग्री और 3 साल ग्रेजुएशन, 5 साल की पढ़ाई को 5 महीने में पढ़ने की उम्मीद करके यदि नौकरी पाना चाहते हैं, पोस्ट पाना चाहते हैं, तो मेरे पास तो कतई मत आना। मैं पहले गुजारिश कर रहा हूँ। ये सवाल देखो, एक मेरा वीडियो पहले से चैनल पर उपलब्ध है। मैंने आपको बताया था सिविल सर्विस में कि भाई करंट को कहाँ से तैयार करें। करंट, एक बार एक पब्लिकेशन में नाम नहीं लूँगा, उसको लीड करते हुए जब उनकी करंट को मैं डायरेक्ट कर रहा था कि कहाँ से कंटेंट बनाए, किताब लिखें, तो मैं आज आपको फिर वो रसोद्घाटन कर रहा हूँ। करंट के क्वेश्चन, चाहे सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता है। बनाने वाले का पहला लक्ष्य होता है कि इस फाइट में से क्रीम छांटा जाए, अर्थात ज़्यादातर बच्चों की रेंज से बियॉन्ड रखा जाए। आपकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेंज में रही। तो ये प्रश्न कहाँ से बनते हैं गुरुजी? सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते? बेटा बताया तो था, भूल गए? पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जैसे आपको आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक स्रोतों के साथ इनकी तैयारी करनी है। अब किसी भी एक गाइड पर आप सीमित नहीं रह सकते। आपको खेल से संबंधित कोई करंट का सवाल मिलेगा, अरे भैया खेल मंत्रालय सब अपडेट करता है। आप कहेंगे किसी योजना का सवाल है, अरे भैया करता है ना, जिससे संबंधित है, अगर वो सुरक्षा मंत्रालय से है, आयुष मंत्रालय से है, वित्त मंत्रालय से, जिससे संबंधित है उसकी वेबसाइट पर वहाँ होता है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट खोलेंगे तो पर डे का इतना सिस्टमेटिक मैटर रहता है, वहाँ से क्यों नहीं पढ़ते? बाद में दोष देते फिरते हो, सर करंट वहाँ से आ गया, झटका लग गया 33,000 वोल्ट का, देख लो, लगता ही आएगा।
सारे सवाल ऐसे हैं। हमने जब वो गाइड बनाई, वो पुस्तक जब बना रहे थे, मेरे ऑब्जर्वेशन में थी, तो मैंने इस रेंज को रखा था। अब मैं ये दावा करता फिरूं कि मेरी गाइड में से तो सब कुछ आ रहा है। भाई मेहनत करी है तो आएगा ना, कोई भी कर सकता है, इस तरह आप भी कर सकते हो। राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय, आप कहेंगे निर्वाचन की बात आती है तो हर आपको टीचर पढ़ा देता है कि सर बात जब निर्वाचन की आती है, बात निर्वाचन की आती है तो भारतीय निर्वाचन आयोग व्यवस्था करता है किसकी? विधानमंडलों के चुनाव की। तो इसमें चाहे राज्य के विधानमंडल हो या केंद्रीय विधानमंडल जिसे संसद कहते हैं, इनकी व्यवस्था ये करता है। ठीक है, आपने रटा है, उन्होंने रटवाया है, लेकिन यहाँ बड़ी ध्यान से देखिए वो क्या कह रहा है। मतदान का समय निर्धारित करने की बात वो कर रहा है, मतदान का समय निर्धारित करने की। यदि कंसेप्ट नहीं पढ़ा, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि इसकी नियामकीय संस्था तो निर्वाचन आयोग है। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की मूलभूत दिशा निर्देश तो देगा आयोग, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य इसके साथ जुड़कर जो करता है वो होता है निर्वाचन अधिकारी। अब ये क्या है? कंसेप्ट पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ आ रहा है निर्वाचन अधिकारी का क्या काम होता है और निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है। बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सवाल हुआ। लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित कथनों पर विचार करें। निंदा कोई अपना करता है क्या? नहीं करता ना। निंदा तो सर दूसरे लोग करते हैं, विरोधी लोग करते हैं। तो यार कंसेप्ट क्लियर है कि निंदा अपने नहीं करेंगे, सत्ता पक्ष तो लाएगा नहीं ये प्रस्ताव, फिर कौन लाएगा? विरोधी लाएंगे, विपक्ष लाएगा। अब जब विपक्ष ला रहा है, ये कंसेप्ट आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा मैंडेट कितना चाहिए। आपको ये भी पता है कि जब बात निंदा की आ रही है सरकार की, तो जनता के प्रतिनिधि उसको निर्धारित करेंगे। तो कहाँ लाया जाएगा? जहां जनता के प्रतिनिधि बैठे हों। वो कहाँ बैठते हैं? वो तो जनता के, मैंने राज्य नहीं बोला है, मैंने बोला है जनता के। इसका मतलब जहां जनता ने डायरेक्ट चुनकर भेजे हैं, मतलब निचला सदन। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया तो सवाल की रेंज आपकी रेंज से बाहर नहीं है। आप रट के आए हो तो फिर तारे जमी पे होना तो लाजमी है। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। यहां देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। आह, मजेदार सवाल, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई बनाने वाले आपको। क्योंकि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं सर, वहाँ कंसेप्ट में तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व। वो तो बहुमत सदन के प्रति होता है। सब जानते हैं बहुमत सदन मतलब निचला सदन। सबने रटवाया था, बोल गुरुजी किसी ने व्यक्तिगत तो बताया ही नहीं मुझे। कंसेप्ट पढ़ना है तो फिर दा अर्थ में जितेंद्र यादव के पास आना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश। देखो, आप शब्दों से खेला है उसने। अब ये मैं 2-4 सवाल मैंने क्यों लिए हैं? आप कहेंगे सर आंसर की या वो सब। अरे आंसर की बनाने का ठेका भाई उन्होंने ले रखा है, मैं क्यों माथापच्ची करूंगा? वैसे भी आज 2 दिन बाद आजकल दे ही देता है, 2-3 दिन में आंसर की। क्यों जहमत उठानी है? हाँ, मेरा मेरा पूरा आग्रह रहता है कि मेरे बच्चों को सामग्री तक पहुंच बना दूं। मेरे हर साथी, हर अच्छे प्रोमिनेंट अध्यापक भी यही चाहता है। इस सवाल को देखो एक बार। अधिदेश ये क्या है? उसने लैंग्वेज से खेला है। के अनुसार निम्नलिखित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं कर सकता? किसकी चर्चा कर रहे हैं भाई? ये कर रहे हैं महिला आयोग। अब जब महिला आयोग आप पढ़ना शुरू किए हो तो सबसे पहले आप आयोगों के कंसेप्ट को समझो। अगर वो समझा है तो आप जानते हैं ये रेगुलेटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, सेमी जुडिशियल बॉडी है। अब ये 3 शब्द यदि क्लियर हैं तो आप जानते हैं ना तो सजा देगा, ना ही शासन प्रशासन की कोई बात करेगा, ना ही किसी और तरह की कोई बात करेगा। मामला न्यायालय में है, उसके विचाराधीन है, ये सारी चीज़ें उससे बियॉन्ड हो जाती है, विचार नहीं किया जाता। हाँ ठीक है, श्रम औद्योगिक विवादों से संबंधित शिकायत नहीं लेता, विशुद्ध सेवा मामलों से संबंधित शिकायत नहीं लेता। भाई साहब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एकदम देखोगे। नेतृत्व शैली का ये सवाल कहाँ से आया? ये सर मेरे ख्याल से प्रबंधन का सवाल है। मैनेजमेंट वाले गुरुजनों ने खूब सारा आपका मैनेजमेंट बिगाड़ा होगा, मुझे अच्छे से पता है। मुझे भी उन्होंने भेजा, ये सवाल भेजा, मैंने जब देखा मजे आए, मैंने कहा सवाल बड़ा अच्छा है। इसमें भी वही आप कहेंगे सर कठिन श्रेणी में रखें या कहाँ रखें इस सवाल को। फिर दोहरा रहा हूं कि सारे सवालों की रेंज बढ़ानी पड़ेगी। अंतिम चर्चा मैं मेरे साथियों के साथ करूंगा। करना क्या है, समस्या क्या है, उस पर आऊंगा। मैं सवालों को दर्शन करवा के केवल आपको वहां तक ले जा रहा हूं।
इसमें भी क्या किया गया है, इसमें बड़ी प्यार से देखो। उन्होंने पूछा है लीडरशिप को, लीडरशिप का एक टाइप पूछा है जिसमें राइट्स और ऑथोरिटी डिसेंट्रलाइज की जा सकती हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यहाँ समझना, शब्द को समझो। अब यहाँ मैंने, जिस बच्चे ने मुझे भेजा, एक अध्यापक ने भी भेजा था, तो मैंने उससे सबसे पहले तो क्या पूछा जानते हो? सबसे पहले मैंने पूछा कि भाई मुझे ये बताओ, इसका अंग्रेजी में रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है या अकाउंटेबिलिटी है? आप चौंक गए होंगे कि सर रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में भी अंतर है क्या? यही मात खा जाते हो। ये टॉपिक आरएस थर्ड पेपर में भी आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विस्तार से पढ़ाया जाता है। देखो, ये जिसको ये कंसेप्ट क्लियर है वो आधे आंसर के नजदीक आ गया। विकेंद्रीकृत नहीं हो सकती कहलाती। दूसरा खेल उसने कहाँ कर रखा है? यहाँ इसके ट्रांसलेशन में। आपने देखा आज इस बार जो पेपर हुआ है उस पेपर में मेरे ख्याल से गुरुजी लगभग 20% सवालों में भाषा से खेला है उन्होंने, लगभग पूरे पेपर का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा ही सवाल ये है। इसमें ट्रांसलेशन में क्या है? जनतंत्रीय नेतृत्व। देखो इसको डेमोक्रेटिक वहां पे दे रखा है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, जनतंत्र नहीं। जनतंत्र का मतलब रिपब्लिक होता है। ट्रांसलेशन के देखो यहाँ पे आधिकारिक नेतृत्व, इसमें उन्होंने टायरनी जैसे शब्दों का या ऑथोरिटेरियन शब्द का इस्तेमाल किया। ऑथोरिटेरियन का मतलब तानाशाही होती है, तो उस शब्द का इस्तेमाल किया है अंग्रेजी वाले विकल्प में। हस्तक्षेपीय को मजेदार शब्द लिखा है, आप अपना पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा है लेसेस फेयर वर्ड, लेसेस फेयर। लेसेस फेयर से एडम स्मिथ याद आ रहा होगा, रिकार्डो पावेल याद आ रहा होगा। सर आपके ज्योग्राफी में बड़े जन्नांकी पार्ट में आप पढ़ाते हैं बड़े विशुद्ध तरीके से। तो लेसेस फेयर का मतलब होता है खुलेपन की नीति। सरल भाषा में इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं खुलेपन की नीति, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, खुला छोड़ देने वाली नीति। इसका मतलब ट्रांसलेशन में भी देखो लोचा कर रखा है। खुलापन क्यों नहीं लिख दिया? हस्तक्षेप कि आपके उसमें मैं आई नेवर ट्राई टू कीन और पोक माई नोज इन बिटवीन योर वर्क, मैं आपके काम में कभी भी दखल नहीं डाल रहा, इस टाइप का। यहां भी लोचा, व्यक्ति मूलक। अरे सर आंसर बता दो ना। नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये काम आरपीएससी का है। मैं कहाँ बताता हूँ? जहाँ व्यक्तिगत आके मुझसे पूछते हो या मेरे विद्यार्थी बात करते हैं, जरूर बताएंगे। आज की क्लास, आज का सेशन आंसर बताने का नहीं है, इन सवालों की प्रकृति को समझने और डिकोड करने का है कि अब हम क्या करें, आगे वाली भर्ती में हम किस दिशा में जाएं जो हमारी भविष्य और हमारे करियर की दशा तय करेगा। तो उसके लिए मैं अकेला पर्याप्त नहीं हूं, इसीलिए इतने प्रबुद्ध लोगों को बुलाया है। अब ये उदाहरण बहुत सारे हो चुके हैं, ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, इनको यहाँ से हटाते हैं। कुछ हिस्ट्री के भी चीज़ें हैं, ऐसा ही है। अब मैं चाहूँगा इस मुद्दे पर अपनी राय, सबसे पहले मैं सितांशु सर को बुलाता हूँ। अभी धर्म सिंह सर को आपने सुना, सितांशु सर। देखो मेरा व्यक्तिगत आग्रह भी बहुत रहता है बच्चों, ज्योग्राफी इज इक्वल टू सिद्धांशु सर सब जानते हैं, है ना? तो सर आप, चूंकि आपका अपना जो सोचने का टेम्परामेंट है, मैं भी उसी कुल मिला के उसी जमात से आता हूँ। हम विषय वाले अध्यापक क्या होते हैं, अपने विषय के लिए थोड़ा आग्रह रखते हैं। वजह भी है क्योंकि 150 सवाल, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब एक ऐसा दौर इस पेपर से आपने भी देखा कि चुनौती तो बच्चों के सामने जरूर आई है। सबसे पहला मेरा सवाल कि बच्चों के सामने जो ये चुनौती आई है फर्स्ट पेपर को, जो वो कठिन नाम दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, इसका वास्तविक दोष यदि दें, हालांकि दोष शब्द गलत है, पर कुछ दोष अगर दें तो क्या कोचिंग दोषी है, या पेपर बनाने वाला दोषी है, या स्वयं विद्यार्थियों की कुछ कमियां हैं? देखिए इसमें मूल भाव जो है ना, वो निश्चित रूप से विद्यार्थियों का ही है, क्योंकि चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, जी कटना स्टूडेंट ही है, मतलब खरबूजा ही है। बिल्कुल तो सर। मूल भाव ये है कि अगर पढ़ाने वालों ने जिस तरीके से पढ़ाया, अगर उन्होंने कंसेप्ट को टच नहीं किया है जी और एनालिसिस को टच नहीं किया है, हम्म तो फिर आप जो फैक्ट पढ़ा दिया वो तो पकड़ लेंगे, लेकिन फिर बाकी इधर उधर आप जा ही नहीं पाएंगे। और पेपर की जो प्रवृत्ति देखने को मिली है, तो थोड़ा दोष तो यहाँ उन पेपर अध्यापकों का भी है ना, दोस्त तो है ही ना, उन गाइडों का भी दोष है भाई लंबा समय पढ़ाने के बावजूद, 7-7 8-8 माह तक क्लासेज लेने के बावजूद भी अगर विद्यार्थियों में विषय के विश्लेषण और सैद्धांतिक पक्ष को अगर वो विकसित नहीं कर पाए,
तो फिर प्रश्न कहाँ से होंगे? बच्चों, 2 शब्द सर ने बोले हैं, सैद्धांतिक पक्ष और उसका विश्लेषण। अंडरलाइन करना और समझना। सर, ये दोनों शब्द बड़े भारी भरकम है। भाई बच्चों को इसमें सरल भाषा में बताएं कि फर्स्ट पेपर में इस तरह के सवाल आए तो इसमें सैद्धांतिक पक्ष से आपका क्या मतलब है और विश्लेषण कैसे करें? मतलब सीधा सा बात यह है कि आप केवल तथ्यों का संकलन पढ़ कर के किसी एग्जाम को पास नहीं कर सकते, इस पेपर ने बता दिया। हम्म आपको उनके मूल कारणों पर जाना पड़ेगा, हम्म उनके उस सिद्धांत और उसके पश्चात जो तथ्य उभरा है, हम्म उस तथ्य का विश्लेषण क्या हो सकता है, हम्म वो कहाँ लेकर के जाएगा। मतलब मूल कंटेंट, बेसिक किताबें हम्म। और व्यापक डेप्थ वाला गाइड जो मतलब उन्हें ये गाइड है राह कि दिखा इसमें सके। मतलब ये है कि हम इतने ज़्यादा रेडीमेड हो गए हैं कि वन लाइनर इंस्टीट्यूट्स पर डिपेंड हो गए, वन लाइनर स्टडी मटेरियल पर डिपेंड हो गए। हमने टेक्स्ट बुक को किनारे पर कर दिया। जो हमारी सोच विकसित करती हैं, हमारी समझ विकसित करती हैं, वो टेक्स्ट बुक्स हैं जो मूल दस्तावेज होते हैं किसी भी विषय के, वही आपकी वास्तविक समझ विकसित करते हैं। और इनसे हम इतना दूर हो गए, या हमारे साथियों ने इतना दूर कर दिया उससे, कि हम उन पर एक तरीके से डिपेंड हो गए। हमारी सोचने समझने की शक्ति को उन्होंने कुंद कर दिया। माफ़ी चाहूँगा सर बीच में, फिर तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ। फिर तो स्टूडेंट्स, आप लगे हाथ सर से एक डिमांड भी कर सकते हो कि सर के हज़ारों हज़ार, अब जो देख रहे होंगे वो भी बच्चे होंगे यहाँ पे, हज़ारों हज़ार विद्यार्थी सफल हुए हैं। ज्योग्राफी में तो एक छत्र राज रहा है। फिर तो सर ये दायित्व क्यों ना आप ही उठा लें? नहीं, आप विषय के साथ बस विषय के साथ डेप्थ की अब ज़रूरत तो हो ही गई है, पेपर ने साबित कर दिया है। तो इस संबंध में कुछ सोचा है क्या आपने? बस इस बार यही प्लान लेकर के और विस्तार पूर्वक ऐसे गंभीर लोगों को जो विषय की समझ जिस स्तर पर विकसित कर सकते हैं विद्यार्थियों की, कि वो जैसे अभी धर्म सिंह सर कह के गए थे कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप फैक्चुअल वे में पढ़ लेंगे तो उस प्रश्न को तो सोल्व कर देंगे आप, परंतु जब तक आप उसके उस मूल विश्लेषण को या उस सिद्धांत को या उसकी समझ को विकसित नहीं करेंगे, तब तक उसके सारे पक्षों को आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, क्या आप इस बार इंटीग्रेटेड बैच चलाने वाले? इस बार बिल्कुल, क्योंकि जब इतना गंभीर प्रयास डेप्थ विषय के साथ गहराई के साथ करते हुए विषय में किया, और 140 क्वेश्चंस अगर किसी भी विषय में आ रहे हैं, मेरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी में भी आ रहे हैं, सभी विषयों में आ रहे हैं, तो मेरे जैसे जो विषय को गंभीरता के साथ गहराई के साथ पढ़ाने वाले जो हैं, अगर स्टूडेंट 115 120 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो अगर फर्स्ट पेपर 40% नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो प्रयास अब करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अंतिम क्योंकि देख लिया, वो कहते हैं ना, रिजल्ट मिला तो सार्थक, नहीं तो निरर्थक हो जाता है 8-8 प्रयास। 10-10 महीने तक सर जी 8-8 10-10 महीने तक 75 क्वेश्चंस को झोंकने के बाद आप सब्जेक्ट की साइड में रख करके स्टूडेंट इतने महीनों तक तैयारी कर रहा है। हाँ, आपने वो वाकया मुझे एक डिस्कस भी किया था कि बच्चा ये सोचता है कि सर से तो ज्योग्राफी पढ़ लिया, बाद में भी पूछ लेंगे, और बीच में उठ के किसी फर्दर कोचिंग में और जीके पढ़ने के लिए गया, और फिर बाद में वही 9 दिन चले 2.5 कोर्स रही। आप सोचिए कि 75 क्वेश्चन के लिए वो 8 महीने भी दे दिए और वो 40% भी प्रॉपरली नहीं लेके आ पाए। 75 क्वेश्चंस में से आप देखेंगे अच्छे स्थापित संस्थान जो इसकी तैयारी करवा रहे हैं ना जी, वो कितना परसेंट उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस उसमें आ पा रहे हैं। आप देखिए, जहाँ तक विद्यार्थियों का एनालिसिस करने के बाद मुझे समझ में आया ना सर, ये क्वेश्चंस 75 में से मुश्किल से इंस्टीट्यूट्स में से जो करवाए गए हैं जीके के, उनमें लगभग हद से हद खींच तान करके 25-30 क्वेश्चन तक ही डायरेक्ट कवर कर पा रहे हैं। हाँ, संख्या और भी कम आ रही है सर, और भी कम। लोग तो कह रहे हैं 15 से 20 सवाल। धर्म सिंह सर, ये तो मैंने इसलिए बोल दिया सर कि संस्थान कहीं नाराज नहीं हो ले दूसरे 25-30 भी नहीं, तो वास्तविकता तो ये है कि विद्यार्थियों ने सच में ये बताया कि सर हमने 8-8 10-10 महीने लगाए और हमारे उसमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपका एक सुझाव फर्स्ट पेपर से जो है टक्कर लेकर जीतने का, जिससे कि समग्र रूप से वो फर्स्ट ग्रेड बन सके बच्चों को एक सुझाव क्या देंगे अगली तैयारी से पहले?
अगली तैयारी से पहले ये है कि विषय के विशेषज्ञों के साथ आप जीएस की तैयारी करिए। सबसे मूल मंत्र ये है, क्योंकि सब्जेक्ट की जो कंसेप्चुअल और एनालिटिकल पकड़ होती है ना, वो विषय विशेषज्ञों के पास होती है। वो ही हमको ये बता पाते हैं कि ये टॉपिक कितना विस्तार लेता है, इस टॉपिक में कितनी गहराई है, और इसमें इनको हमको कैसे कवर करते हुए चलना है। क्योंकि जब आप उसको समझ को विकसित कर लोगे ना, और वो विषय विशेषज्ञ बताएगा उस टॉपिक पर, फिर उसके बाद आप वो आपके नोट्स में से अगर नहीं भी आ रहा है, तब भी चूंकि उस सब्जेक्ट उस टॉपिक को आप इतना समझ चुके होते हैं कि आप उससे आसानी से अन्य प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। ये इसका मूल मंत्र है। विषय विशेषज्ञों के साथ आना पड़ेगा सर, उन्हीं को लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल में, मैं ज्योग्राफी में इतना गहराई में विद्यार्थियों को वहाँ ले जा कर के छोड़ भी दें, हमको पता है कि वो तैर लेंगे उस गहराई में भी, लेकिन अब अगर वो बिल्कुल सतही तौर पर जिनको करना था, अगर वही नहीं कर पा रहे हैं हम, अगर वही नहीं कर पा रहे हैं हम, तो फिर तो सीधी सी बात है कि कुछ अपने को ही अच्छा प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल सर, आपका इस पे बड़ा शुक्रिया। अब यही सवाल मैं जो है जेपी नैन सर को बुलाकर बच्चों आपके लिए डिस्कस करूंगा। कुछ बातें हैं सर से करूंगा, क्योंकि साइकोलॉजी ने सबसे ज़्यादा चौंकाया है। जेपी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और बड़े चुनौतीपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, क्योंकि मेरा नहीं, मैं इन सब की तरफ से पूछता हूं, और फिर कहता हूं यार आप लोगों के हित की बात करते करते कई ये आयोग ने पता नहीं कितने नोटिस दे दिए, कभी एसओजी याद करती है मुझे, कभी कोई याद करता है, चलता रहेगा, चुनौती है, लेकिन वो डाल तो हम पात। चलिए जेपी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। किस बात की ये नहीं पूछोगी? इस बात की आपका विषय मनोविज्ञान, 30 सवालों से, जहां मनोविज्ञान के नाम पे मेरा पहला सवाल बड़ा दंदनाता है, लाल मिर्ची की तरह, कि 30 सवालों से सीधा गिर के आ गया 15 पर, है ना? जैसे उन्होंने सिलेबस को बांटा, फर्स्ट और सेकंड पेपर में किया। हाँ, उस बिल्कुल, तो ये तो हो गया। चलिए, ये तो स्वाभाविक है कि चलो उनके पास अधिकार है भाई, वो कर सकते हैं। उन्होंने 30 को सीधा सीधा 15 पर ले आए, है ना सर? और इस 15 को कैसे किया उन्होंने? जिसमें 10 आने थे उसमें तो दिए 5, यही किया, और जिसमें 20 सवाल आते हैं उसमें उन्होंने 10 दिए। तो भाई कोई बात नहीं, वो दादा लोग हैं, कर सकते हैं। लेकिन सर, अब मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे राजस्थान में, बेटा आप भी सहमत हो तो कमेंट करके बताना, पूरे राजस्थान में एक ट्रेंड सेट था और कर दिया गया था कि साइकोलॉजी के नाम पर कोचिंगें चलती थी। साइकोलॉजी के टीचर जो है, आप भी हैं, हालांकि आप व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आप मंच पे मेरा मन किया कि सर को बुलाऊं, बहुत ही नाइस व्यक्ति हैं। पूरा सेपरेट, पूरा तैयारी एक तरफ, और 1/3 टाइम टोटल और एनर्जी पूरा आपके विषय को देते थे बच्चे। ये स्थिति थी सर कि कोचिंग में बच्चा कोई भी टीचर भर्ती की तैयारी करने जाता, हाँ, तो उसका पहला सवाल ये होता था कि साइकोलॉजी कौन पढ़ाएंगे। हाँ, मतलब और पूरी टीम को एक साइड में छोड़ दिया जाता था, बच्चे का साइकोलॉजी कौन पढ़ाए, और साइकोलॉजी के टीचर को मेन फेस बना करके बैच बनाए जाते थे। यस। तो साइकोलॉजी पढ़ने के चक्कर में खुद की साइकोलॉजी खराब कर बैठे बच्चे। तो अब इस बदलते, इसका स्वागत कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, पहले तो ये बताओ। स्वागत है सर, इसका स्वागत है। इसका स्वागत तो है सर। अब मेरा सीधा सवाल ये है कि ये जो हुआ है अप्रत्याशित है, पहली बात तो ये, क्योंकि बच्चे इसमें लगभग 80% स्कोर हर बच्चा कर लेता है लगभग। है कि यहाँ पर बच्चा अच्छे से तैयारी करके ये जो मिनिमम 40% कवर करने के अंदर ये पार्ट बहुत मदद करता है। तो इससे कुछ असर पड़ेगा, मेरिट तक बिल्कुल पहुंचने सर, में कठिनाई होगी कठिनाई बच्चों को? होगी। चलिए, ये ठीक है, आपकी बात यहाँ तक मैं सहमत हूँ। अब मैं एक और तथ्य पर आपका ध्यान दिलाना जी, चाहता हूँ। आप सीधा ये बताइए कि क्या अगली भर्ती परीक्षा में उसी माइंडसेट से साइकोलॉजी के पीछे बच्चे पढ़ें जो पहले हुआ करते थे, या कुछ रणनीति में चेंज करने की जरूरत है? तो कि साइकोलॉजी में अब ये देखना पड़ेगा सर कि अपने जो सिलेबस में चीजें लिखी है, हाँ, जैसे अभी आपने लीडरशिप स्टाइल वाला किया, हाँ, हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा व्यक्तिगत, लेकिन बिल्कुल, ये मेरा भी निवेदन है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लीडरशिप लेना है। स्टाइल का टॉपिक जो है लगभग 7-8 घंटे पढ़ाया गया, हाँ, हाँ, जबकि सिलेबस में डायरेक्ट ये लिखा था लीडरशिप स्टाइल इन एजुकेशन। लीडरशिप स्टाइल सिर्फ एजुकेशन में पूछे, एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ कुर्ट लेविन ने बताया है, हाँ, और कुर्ट लेविन ने 3 टाइप बताया, और वहीं से सवाल था सर। ये भी एक तो ये है कि साइकोलॉजी का सिलेबस अगर बढ़ाने बैठे तो बहुत लंबा है,
और एक कुर्ट लेविन के साथ एक विद्वान और आता है धर्म सिंह सर, लजार्सफेल्ड जिसका नाम है, तो कुर्ट लेविन और लजार्सफेल्ड ने काम किया इस पर, और इसको आगे बर्नार्ड ने बढ़ाया था, मुझे याद है पूरा कंसेप्ट एक्चुअल में। तो अब मैं सीधा आता हूँ अपने मुद्दे पर कि क्या आपके विषय में फैक्ट ज़्यादा फायदेमंद होंगे या कंसेप्ट? कंसेप्ट अक्सर फैक्ट है कि सवाल नहीं डाला उसने, क्या गारंटी एक है, भी सवाल नहीं है क्या उसमें से। गारंटी है अगले क्वेश्चन पेपर में फैक्ट ना पूछे जाएं? अगर कंसेप्ट क्लियर तो फैक्ट तो अपने आप हो जाएगा, वो तो साथ में बॉन्ड्स फ्री में आता है सर। चलिए बहुत बढ़िया। भी वो तो कंसेप्ट के साथ में फैक्ट तो बॉन्ड्स मिलेगा। तो आप अगर भी कोई- कंसेप्ट के साथ जा रहे हैं बिल्कुल कि जो भी सिंपल तैयारी सा जैसे करो आपको कंसेप्ट मैं करो। बताऊं कि कोई व्यक्ति संज्ञानवाद को पढ़ा रहा है, हम्म तो जाहिर सी बात है कि संज्ञानवाद के जनक की बात बता करके जाएगा कि संज्ञानवाद के जनक कौन है, हम्म वो तो बताएगा ही। हम्म तो कंसेप्ट के साथ अगर चलेंगे तो फैक्ट तो साथ में फ्री मिल ही जाएंगे, हम्म लेकिन अगर अपने केवल और केवल फैक्ट के ऊपर है तो फिर कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। तो जरूरी यह है कि कंसेप्ट के साथ सवाल बहुत कम पूछे हैं, सवाल इजी भी थे हमारे विषय के सवालों के साथ। मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत कठिनाई के थे, लेकिन जितने सवाल थे वो सवाल थे कंसेप्ट के। और ये सर ये पहले क्या एजुकेशन मैनेजमेंट था, वहां से 15 सवाल थे, तो उसको 10 पे लाया गया पिछली भर्ती के अंदर, और इस बार वहां 10 से उसको भी 5 पे लेकर के आ गए। तो पहली बात तो ये है कि आप बच्चों को साइकोलॉजी पूछ के कोचिंग में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। पक्का ना? हाँ ठीक है। तो ये तो है ना कि ये वास्तविकता है ये वाली कि- सर, कि अब जो है कि ओवरऑल कोई बच्चा फर्स्ट पेपर की तैयारी करे, तो मेरा ये व्यक्तिगत और वास्तव में यही है कि आप पूरी टीम देखें, करेक्ट। पर्टिकुलर किसी एक टीचर को देख करके एडमिशन लेने के बजाय बाकी जो 8 टीचर और हैं वो भी देखें कि क्या वो 8 टीचर विषय के विशेषज्ञ हैं। एक दूसरा सवाल, चूंकि आप पब्लिकेशन रन भी करते हैं और आपकी आपकी गाइड भी हैं मार्केट में, और शायद मुझे याद आ रहा है मेरे ही चैनल पे आपकी गाइड मैंने एक बार अनवील की थी, प्रमोट किया था, तो और वो नो डाउट बेहतरीन काम था। उस बच्चों ने सर मुझे बड़ी गालियां दी, एक तरह से गालियां, क्योंकि उसके अगले ही दिन हमारी एक बहुत प्रबुद्ध लेखिका साथी हैं, आप भी परिचित हैं, आप लोग परिचित हैं, तो उनकी एक बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, चूँकि बड़ी कंसेप्चुअल, आज वो प्रोफेसर हैं शिक्षा विभाग में, बड़ी ब्रिलियंट लेखिका हैं, तो उनको लेके आ गया, बच्चे कंफ्यूज हो गए। बच्चों ने नहीं, बड़े बड़े भोले बालक होते हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी कल तो उसका बताया था, आज इनका बड़ाई कर रहे हो, अब मर गए हम, वो हमारे साथ में है ना? अब समझिए, उन्होंने मुझसे सीधा पूछा कि उसकी खरीदें किसकी खरीदें। एक बच्चे ने तो मैसेज लिख के व्हाट्सएप कर दिया, नंबर इधर उधर से ढूंढ ढांड के, और बोलो गुरुजी कल वाली जो बुक खरीदी थी ना उसके पैसे दे दो बच्चे। तो मेरा सीधा सवाल, मेरा सवाल ये है कि मार्केट में कुकुरमुत्ते की तरह गाइडें आ जाती हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बाढ़ आई हुई है, तो किसी भी बच्चे का किताब खरीदने का पैरामीटर क्या हो, क्या देख के किताब को खरीदे, ये और बता दीजिए सर। किताब खरीदने का सबसे पहला है कि उसमें ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात तो ये कि दूसरा, क्या वो विषय का अध्यापक है या नहीं। रियलिटी में ये हो रखी है सर कि विषय के अध्यापक नहीं है, फिर भी उस विषय को लिख रहे हैं, एक ही चेहरे के ऊपर, मतलब वही ज्योग्राफी, वो हिस्ट्री, वही कल्चर, वो सब कुछ चेहरे के अंदर, जबकि उसके पास है ही नहीं। और रियलिटी सर पब्लिकेशन के एक सबसे बड़ा सर दुख मैं आपको ये बता दूंगा कि ये है पर्दे के पीछे की, लेकिन विद्यार्थी हित की बात यह है कि राइटर खुद लिख ही नहीं रहे हैं अधिकांश तक। अब वो तो मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा, आप जानते हैं। कंटेंट राइटर से मैटर लिखवाया जा रहा है। ये कंटेंट राइटर शब्द से बुरा मत मानना, आप कंटेंट राइटर भी मेरे वीडियो को देखेंगे भाई, इस शब्द से मुझे बड़ी अब तो खुन्नस होने लगी है। कंटेंट नहीं कहेंगे उसे, विषय विशेषज्ञ के पास जाओ, उससे बढ़िया राह कोई नहीं दिखा सकता। वही मेहनत अगर सर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी राइटर को दिया होता, फिर वो लेकर के आते तो हकीकत में है कि बुक लिख कोई रहा है, किसी के नाम से रही है वो, तो वहां पर वो चीज तालमेल नहीं हो पा रही। तो आप देखें कि बुक खरीदने से पहले कि एक तो उस बुक का पुराने पेपर में रिकॉर्ड क्या रहा है, कि क्या उस बुक से पुराने पेपर में सवाल आए हैं कि नहीं आए हैं, PRP से इतने % हो चुके हैं, मार्केट में जो किताबें हैं वो पब्लिकेशन पहले से हैं, क्या बदलते परिवेश में उन किताबों से सवाल है कि नहीं है, तो ये खरीदे, अगर नहीं है तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको कुछ बातें सर की अच्छी समझ में आई होंगी, देखा भी होगा। कुछ पूछना चाहते हो, सारे विद्वान मेरे साथ हैं अभी, मैं एक बात पर लेके चलता हूँ, आप सर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर उसका जवाब देंगे। देखो, एक चीज़ की तरफ मैं सबका ध्यान दिलाऊंगा, कुछ फैक्ट हैं उन पर हमें ध्यान देना है। फुल पेपर होता है 75 क्वेश्चन का, 75 का, एक तरफ 75 हैं, एक तरफ हैं 150 क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे एक बड़ी रोचक बात देखिए
इस 75 में 40% वाला जो बैरियर है उसको जब आपको पार करने में ही कठिनाई और सांस फूल रहा है, आपके तारे जमी पे हो रहे हैं कि सर हम 30 प्रश्न भी नहीं कर पा रहे। कितना? 30 प्रश्न सर। 30 एक विषय से मोटे मोटा जब हम लेकर चलें तो 5 प्रश्न एक विषय के हिस्से में आते हैं। 30 प्रश्न नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब एक और भी। अच्छा ये आर्ट्स वालों, आपको बताता हूँ यार, आप जाने क्या बंसी बजाते रहते हो। ध्यान से सुने मेरी बात, समझिए इस बात को। आपने एक चीज नोटिस की कि एक तो मैथ्स, एक इंग्लिश, मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग, और कई कई मेरे प्यारे बच्चे तो विज्ञान से डरते हैं। सर मैं गलत नहीं हूं तो सही हूं ना? मोटे मोटा आप एक रेशो के अनुसार अगर देखो, मोटे मोटा जो रुझान है उसको देखो तो लगभग 80% जनसंख्या परीक्षार्थियों की कितने सवालों को छोड़कर तैयारी करने लगती है सर? 20 सवालों को। 20 सवाल तो दौड़ से बाहर ही हो गए। आपको 75 में से 30 चाहिए थे। 75 में से कितने? 30। तो अब ये 30 कौन से बचे? अब ये 30 कौन से बचे? अब 30 कैसे ला पाओगे? क्योंकि 20 से तो आपने पहले बाहर कर दिया। 20 को तो आधार ही खत्म कर लिया अपना। उसको तो शुरू से माइंड सेट रखते हो। आप सोचते हो ज्योग्राफी में कर लूंगा, पॉलिटी में कर लूंगा, हिस्ट्री में कर लूंगा। भाई साहब आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की नींव सहित उखाड़ के घर ले आओ ना, और जितेंद्र यादव को अपनी मेज पे बैठा लो, या सितांशु सर को आगे पूजने के दीवार पर बैठा लो, तब भी आप 100% उनमें स्कोर नहीं कर पाओगे। और यदि कर भी लो, कर उनमें आपकी हालत क्या है? उन सबको मिलाकर आप ये नहीं कर पा रहे हो। अब सर एक चीज और ध्यान दिलाऊंगा, 75 में से 20 सवाल आपने हटा दिए। ऑलमोस्ट आपने 35 से 40% मटेरियल को तो विदा कर दिया। अब कुल मटेरियल का 60% आपके पास है। स्कोप कितना है? 60% में आपको लाना है कितना? 30 सवाल अचीव करना है। महानुभावों, आपने अपनी चुनौती को तो खुद बढ़ा लिया। आपने संकट में तो स्वयं को स्वयं डाल लिया। इसमें दोष किसी और का क्या है? क्या आपने इस तथ्य की तरफ ध्यान दिया है कि अब आपके पास विकल्प बहुत सीमित हो गए हैं? अब आपको केवल और केवल कितने में से, अब यहां ध्यान दें, यहां 20 सवाल यदि हम इसको हटा लेते हैं तो कितने सर बचते हैं? 55 सवाल बच गए ना सर। 55 सवालों में से बच्चे को ही एंड सी हैव टू मिनिमम 30, और औसत लगने वाले की जो औसत आती है वो लगभग 35 से 38 40 सवाल जो करता है वो लगभग सेलेक्ट होते देखे गए हैं अक्सर। तो 55 में से 35 सवाल कौन करेगा? आपको आपकी समस्या का जवाब मिल गया होगा सितांशु सर। 55 में से 35 सवाल तो वही करेगा ना जो सब्जेक्ट में बड़ा साउंड है। इसका मतलब अंतगोत्वा अगर आप इसी रणनीति पे चल रहे हैं तो फिर आपको किसके पास आना पड़ेगा? विषय विशेषज्ञ के पास। यस और नो? साइंस में किसके पास? विषय विशेषज्ञ के पास। ज्योग्राफी किससे पढ़ो? विषय के जो साउंड टीचर है, प्रोमिनेंट जो प्रोफेसर है उससे पढ़ो। उसके साथ साथ वो क्या पढ़ाएगा? कंसेप्ट पढ़ाएगा, ऑथेंटिक स्रोतों से पढ़ाएगा। ऑथेंटिक स्रोत ही लाने की बात करेगा, वो कभी गाइड छाप नहीं बनेगा। ये तय है बात, इस बात को समझिए। वो कभी मॉड्यूल की दुनिया में, बेशक बिजनेस मैं भी करता हूँ, मैं भी हूँ, और आगे बहुत बड़ा अभी अनवेल करने वाले हैं कुछ चीज़। हो सकता है कि हमारे यहाँ भी जैसे मांग होती है, डिमांड के पीछे सप्लाई एक व्यापारी देता है। पर मैं, सितांशु सर, धर्म सिंह सर, हमारे जो अध्यापक साथ हैं, हम लोग क्या है कि हम लोग यहाँ पे असमत वाले अध्यापक हैं इस मामले में, तो कम से कम कि विषय से समझौता नहीं करते। तो अंततः आपको क्या, आज की पूरी चर्चा के बाद अगर परिणामात्मक रूप से आप कुछ पूछें मुझसे तो बोर्ड पर देख सकते हैं। परिणाम क्या निकला कि अब हमें जीके की जो तैयारी है उसे बहुत गंभीर होना पड़ेगा। इसका मतलब विषय के साथ इंटीग्रेटेड होके। तो आ जाइए फिर शुरू करते हैं। अभी से शुरू करते हैं, क्योंकि पहला कदम से ही बड़ी से बड़ी यात्रा की शुरुआत होती है। समझ में आई बात? डे फर्स्ट से ही उस चीज़ को, यार एक और चुनौती की तरफ मैं ध्यान दिलाता हूँ सर। मैं सितांशु सर आपको आमंत्रित करूँगा यहाँ पे।
आपने एक बड़ी विचित्र बात देखी होगी कि अच्छा, ये जो कठिनाई का स्तर है, धर्म सिंह सर हमारी बात से सहमति है तो बताना, और असहमत है तो भी बताना। अगर हम इन प्रश्नों को, जिसको बच्चों ने कठिन कहा, अपन ने इसको नाम दिया व्यापकता, कि रेंज ज़्यादा थी, गहराई थी, यही तो कहा, तो चलिए ये जो भी थी, पर बच्चों के लिए, बच्चों के तो प्राण ले लिए ना इसने। यार एक चीज ध्यान से देखिए, बनाने वाला, पेपर बनाने वाले के पास सामग्री है अथाह, अथाह सामग्री के बाद उसे उसमें से कुल कितने प्रश्न बनाने हैं? 5 प्रश्न। तो कठिनाई का स्तर तो होगा कि नहीं होगा? इसमें यही तो बात है ना सर, अब कि इसलिए जब इन 5 प्रश्नों को कौन बनाएगा? विषय विशेषज्ञ। तो फिर इन 5 प्रश्नों के मटेरियल को भी पढ़ाने के लिए विषय विशेषज्ञ ही और चाहिए। बच्चे इसमें गलती क्या कर रहे हैं सर, कि वो इसको सतही ले रहे हैं, वो इसको सतही लेके चल रहे हैं, अरे हो जाएगा 5 में से 3 तो मैं वैसे ही कर दूंगा चलता चलता। जी ओके। वो वास्तव में करते क्या है कि शिक्षक लोग ऐसे हो गए कि जो पब्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, 10 लाइनें लिख देते हैं और 10 लाइनों को बच्चों को रटा देते हैं। बच्चों को लगता है यार मास्टर बहुत अच्छा है, क्लास में सब याद करवा। जबकि बच्चे को बाद में जब एग्जाम में बैठता है ना, तो बच्चे को पता चलता है कि यार मैंने जो 10 लाइनें रटी थी ना क्लास में, वो यहाँ मेरे काम नहीं आ रही है, मुझे उसकी वास्तव में डेप्थ में जाके उस चीज। इसके लिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, ये सबसे बड़ी बात। इसके लिए एक चीज़ कहता हूँ मैं हमेशा कि स्टूडेंट का लेवल ये है और पढ़ाने वाले लोग इनको खुश करने के लिए इस लेवल पर उनको राजी रखते हैं। एग्जाम का लेवल ये है, एग्जाम के लेवल पर अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम हमारे लेवल पर नहीं आएगा, एग्जाम हमारे लेवल पर नहीं आएगा, एग्जाम के लेवल पर हमको आना पड़ेगा। मतलब उस कंफर्ट जोन से बच्चों को बाहर आना होगा। बच्चों के मनोबल को बनाए रखने के लिए, बच्चों को खुश रखने के लिए टीचरों ने क्या कर लिया, अपना लेवल बच्चों के लेवल पे ले। अब आप एक नॉर्मल सी बात देख, इस एग्जाम्स के नेगेटिव मार्किंग 24 लाख कैंडिडेट ने उसमें, आप सोच के चलोगे अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग तो क्या रेशो रहता है एग्जाम, कितने बच्चे पास होते? मेरे हिसाब से वैकेंसी रह जाती, स्टूडेंट कम रह जाता। अब शायद ये बातचीत काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुझे लगता है विद्यार्थी हमारी बातचीत सुन के काफ़ी परिणाम तक पहुंच चुके होंगे। तो मैं इसमें सर आपकी एक पॉइंट और समझ में आया और मेरा निवेदन आपसे है कि आप इस पॉइंट के माध्यम से आप अंतिम 4 बातें जो बच्चों को बताना चाहें कि वो अगली भूल ना हो, और इस वीडियो को आपकी बात के साथ ही हम समाप्त करेंगे। तो बच्चों को अंतिम 4 बातें आप क्या बताएंगे सलाह? पहली बात तो हमको विषय को, इसको जल्दबाजी में नहीं निपटाना है फर्स्ट पेपर को, और ये इस लेवल पर पहुंच गया है कि आप सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा कर भी लें तब भी 1-2 क्वेश्चन का जो डिफरेंस है, ये 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस आपके 115 क्वेश्चन जो 140 में से आप करके भी आ रहे हैं, 120 क्वेश्चन आप करके भी आ रहे हैं, वो आपके 0 हो जाएंगे। इसलिए इस एक क्वेश्चन का जो अंतर आ जाता है कि भाई 29 क्वेश्चन रह गए सर, तो उस एक क्वेश्चन के डिफरेंस को कवर करना केवल एक क्वेश्चन नहीं है, वो आपकी कम से भी कम नहीं तो 8 से 10 माह की, साल भर की सघन तैयारी है। इसमें आपको सब्जेक्ट की विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ेगी। आप हिस्ट्री के पेपर देख लो, पॉलिटिकल साइंस के देख लो, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के बनाए हुए क्वेश्चन हैं, तो फिर एक्सपर्ट ही उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बात तो अपने दिमाग में रखनी है कि विषय के विशेषज्ञों के कंसेप्ट्स को ही बेस बना करके मटेरियल तैयार करना है, और धीरे धीरे करके इसको, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, करंट अफेयर्स एक दिन में तैयार नहीं होता, इसको भी नियमितता के साथ रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, नियमितता इसका हर एग्जाम का की फैक्टर होता है, इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। और तीसरी बात इसमें ये कि जो बात मुझे इस पेपर में समझ में आई, जो ऑप्शनल के लेक्चर्स हैं या टीचर हैं, वो उनके लिए ये शब्दावली बहुत ही फैमिलियर है, वो इस शब्दावली को पकड़ पा रहे हैं प्रश्नों की,
परंतु विद्यार्थी के तौर पे वो इन शब्दावलियों को सहजता से नहीं पचा पा रहे हैं। इसलिए जब भी विषय पढ़ें तो आप उनके जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हैं वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों के साथ पकड़ करके रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर अंग्रेजी के ऑप्शन से पढ़ करके निकाल लेते हैं सर, और बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी से शब्दार्थ ही कई बार उत्तर निकाल देता है। तो इसलिए एक तो इस चीज़ को भी पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए एक सघन तैयारी हमको करनी ही पड़ेगी और पूरा इंटीग्रेटेड, जैसे सर ने बताया कि आप कहीं पर भी पढ़ें ना तो सभी को देखें, सभी टीचर्स को देखें, और कि भाई ये विषय के विशेषज्ञ हैं क्या, ये पकड़ने की बात है मेनली। तो इसके साथ हम जो प्रोग्राम आगे चल करके इसी बात को ध्यान में रख करके कि सब्जेक्ट तो हम काफ़ी गहराई से विद्यार्थियों को करवा ही रहे हैं, लेकिन अब इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि गंभीरतापूर्वक हमको इस पर भी आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इतना मैं मेरे विषय में करवा दूं, पॉल साइंस वाले जितेंद्र सर अपने विषय में करवा दें, सब अपने अपने विषय में करवा दें, लेकिन अगर इसको हमने इंटीग्रेटेड वे में नहीं किया तो फिर हमारा कहीं ना कहीं ये पार्ट, ये बिल्कुल लाइन पर पहुंचते पहुंचते हम उस चीज़ में उसको क्रॉस करने से, यानी विजय जो हमको मिलनी है उससे हम वंचित रह जाएंगे ना। हाँ सर। हाँ, मैं कुछ बच्चों को एक चीज़ जो आप कह रहे हैं इसी के संदर्भ में कुछ जो है दिखाना चाह रहा था। बेटा सर ने अभी आपको पूर्वक तो फिर हम नेक्स्ट उसमें, ठीक है सर। हाँ, धर्म सिंह सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बच्चों को धन्यवाद सर, समय आपका देने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। बच्चों को मैं कुछ ये दिखा रहा था कि देखिए जो सर हमें बता रहे हैं बेटा, उस बात पर मैं आपको लेकर आता हूँ। बोर्ड पर आपको दो तस्वीर दिख रही होंगी, इस तस्वीर को देखिए। सर हैं सितांशु सर, जो द अर्थ नाम से काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थियों से जुड़े हुए थे, है ना। मुझे आप जानते ही हैं अपना लोक सेवा इंस्टीट्यूट, और मैं आपका खड़ूस सर, अक्सर सर बच्चे इसी नाम से, जैसे आपके बारे में मैंने सुना है, बड़ा डांटते थे आप बच्चों को। तो आप लोगों के लिए एक जो गुड न्यूज़ है बच्चों, वो ये है कि अब के बाद, आज के बाद हम दोनों ने हाथ मिला लिया है और अब एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा हमारा, और इस एक प्लेटफॉर्म पर न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी, पब्लिकेशन भी और गाइड, बिल्कुल नहीं सर, डेप्थ की ऑथेंटिक किताबों को आधार बनाते हुए, और जैसा कि पहले आप सर को भी शानदार आएगा, सर को भी आप जानते हैं, उसी तरह अपना जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम द अर्थ ही रहेगा, ये इसका लोगो रहेगा। और एक साथ हम आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन, जिसमें सिविल सर्विस प्लस में टीचर का सारे के सारे बैचेज रहेंगे। और सर इसके बारे में दो शब्द आपको बताए हैं। देखिए, बहुत लंबे टाइम से मैं ये प्रयास कर रहा था कि भाई कुछ ऐसे गंभीर साथी के साथ एक पूरा समग्र कार्यक्रम लेकर के आए, जो विद्यार्थियों की छोटी से छोटी सी समस्या को भी सफलता, जो बाधा उत्पन्न करती है सफलता में, उसको दूर करते हुए अंतिम रूप से उसको विजय प्रदान करें। तो फिर आखिरकार हमने ये निर्णय ले लिया, और मुझे जितेंद्र सर जो एक साथी के तौर पे मिले, वो बिल्कुल गंभीरता के साथ इसको लेकर के चलने वाले, पूरे डेडिकेशन के साथ, आप जानते ही हैं सभी लोग। तो उस बात को ध्यान में रख करके अब हम पूरा एक ऐसा इंटीग्रेटेड कार्यक्रम, जिसमें हम लोग न केवल फर्स्ट पेपर, न केवल आगे चल करके निश्चित रूप से हम सिविल सर्विसेज में भी, सर इंटरव्यू तो अभी तुरंत ही बिल्कुल गंभीरतापूर्वक कार्यक्रम उसमें कार्य करेंगे उसमें, और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के, जिसमें अभी ज्योग्राफी के इंटरव्यू बाकी हैं, उसको भी गंभीरतापूर्वक बस अभी चालू कर रहे हैं। पिछले बार भी
अच्छा खासा सिलेक्शन, फर्स्ट रैंक सहित और इन सबको लिया, ये सर आपको पता ही है। अच्छा, मैं हाँ। माफ़ी चाहूँगा बात काटने के लिए। मुझे मेरे दिल में अभी थोड़ा, मैं बहुत क्या है कि फॉर्मल नहीं रहता मैं पढ़ाते वक्त, बच्चों से बात करते वक्त। मुझे ऐसा लगता है कि लड्डू खाने वाली जो बात है ना, वो बच्चों को या तो बुला के अपने सानिध्य में अपने पास एक अलग एहसास होता है, या फिर एक नया वीडियो लेके आए, इस पे कुछ विस्तृत एक नए प्रोग्राम उसमें बनाएं। विस्तार से उनको आमंत्रण भी देंगे अपने स्टूडेंट्स को। तो आज और के लिए हम इतना ही करें। हाँ, अभी तो इतना ही रखते हाँ, हैं। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बहुत हो लंबा गया हो है, जाएगा मुझे ये। बच्चों का हाँ, ये हो चीज़। सकता है यहाँ तक देखे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा आज हमें इजाज़त दीजिए और क्योंकि जल्दी इतना ही एक यूट्यूब ने भी ये ध्यान में रख के तो शॉर्ट्स इसीलिए तो लागू किया है। हाँ, आपके लिए पूरी शुभ सूचनाओं सहित जल्दी ही हम जुड़ते हैं आपसे, और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।